गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल जो टॉपिक है वो स्टार्ट कर चुके थे और उस पर फिनोमिना में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करना है ये डेरिवेशन आपकी कंप्लीट हो चुकी है। आज इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड कंडीशन पे जो फिनोमिना आउटपुट में आता है रिगार्डिंग टॉर्क, रिगार्डिंग फोर्स, रिगार्डिंग वर्क, इनको कैलकुलेट करते हैं। तो आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कल का जो प्रीवियस लेक्चर था उसका नेक्स्ट पार्ट ही है और दोनों ही क्लास का जो वेरिएशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फर्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जो आपका फर्स्ट टॉपिक है वो बेटा न्यूमेरिकल फॉर्मेट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से सीखना है आपको। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट टॉपिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? पर्टिकुलर उस फील्ड में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज इक्वल पाई जाती है। किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर आप चेक कर सकते हैं और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको यहां पर पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। These lines are parallel to each other और इस डायरेक्शन में जो एरो दिया गया है उसके रिगार्डिंग आप बता सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इस साइड से इस साइड है। तो यहां आप नोट करेंगे ये वेक्टर। देखिए, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कैपिटल ए बी, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कैपिटल ए बी placed at the theta angle in this electric field। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज पर फोर्स अप्लाई करेगा। मीन्स आपके पास टू वैरायटी के चार्जेस हैं। दो वैरायटी कौन कौन सी है? प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज को रखा जाता है तो लगने वाला जो फोर्स होगा वो इसी डायरेक्शन में होगा। मींस इस पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू QE, वो इस डायरेक्शन में होगा। एज वेल एज नेगेटिव चार्ज में जो लगने वाला फोर्स होता है वो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होता है। इसका मतलब F इज इक्वल टू QE। डाइपोल है तो डाइपोल के लिए डाइपोल लेंथ को 2a लेंगे और यहां पर आपको टॉर्क फाइंड आउट करने के लिए क्या फाइंड आउट करना बेटा? टॉर्क फाइंड आउट करने के लिए एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, दैट इज n। अब जैसा कि आपको बताया है कि डाइपोल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल ड्रॉ कर रहा है तो एज वेल एज इस लाइन के साथ P व थीटा एंगल पर होगा। यहां पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में सबसे पहले टॉर्क ऑब्लिक वर्क दोनों का डिस्कशन होगा। तो यहां पर फर्स्ट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स इस डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स इस डायरेक्शन में। यही डायग्राम आपको नोटबुक में नोट करना है। अब आगे देखिए, आपको 11th क्लास में FBD फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ाया है। FBD के अंदर यह बताया गया है कि पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट पर या किसी सेंटर पॉइंट पर, किसी भी बॉडी के सेंटर पॉइंट पर बात करते हैं, दो फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो नेट फोर्स की वैल्यू क्या होती है बेटा? वहां पे 0 होती है। ओके, यहां पर फोर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। यहां पर फोर्स F इज इक्वल टू QE,
वो इक्वल है मैग्नीट्यूड में, बट डायरेक्शन अपोजिट है. ओके, बट दीज फोर्स लाइन्स डज नॉट पासिंग फ्रॉम अ सेंटर पॉइंट. यहां पर एक लाइन प्लस क्यूई बी पॉइंट से पास हो रही है, फोर्स लाइन ए पॉइंट से पास हो रही है. इसका मतलब यहां पर एक पर्टिकुलर डायपोल है, उस डायपोल के दोनों कॉर्नर्स पर सेम फोर्स लग रहा है विद इन अपोजिट डायरेक्शन. तो वह पेयर ऑफ फोर्स क्या जनरेट कर रहा है वहां पे, रोटेशन जनरेट करेगा. और ड्यू टू द पेयर ऑफ फोर्स डायपोल रोटेट होगा. पर्टिकुलर किसी भी ऑब्जेक्ट के रोटेशनल मोशन हेतु रिक्वायरमेंट होती है. किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को रोटेटरी कंडीशन में लाने के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज टॉर्क. जिस प्रकार आप गेट खोलने वाला कॉन्सेप्ट में लास्ट क्लास में पढ़ा चुका हूं 11th क्लास में, जैसे आप गेट को ओपन करते हैं तो उस गेट पर जो हैंडल लगा होता है वो रोटेटरी एक्सिस से दूर लगाया जाता है. तो जो टॉर्क वाला कॉन्सेप्ट है वह यहां पर अप्लाई करते हैं. देखिए, फर्स्ट अपने को कैलकुलेशन ऑफ टॉर्क को कैलकुलेट करना है. जैसा मैंने आपको बताया टॉर्क एंड वर्क डन दोनों कैलकुलेट होंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉर्क को कैलकुलेट करते हैं. देखिए, टॉर्क की वैल्यू क्या होती है बेटा, आपको ऑलरेडी पता है, पढ़ चुके हो. एप्लीकेबल फोर्स या अप्लाई फोर्स मल्टीप्लाई विद मोमेंट ऑफ लाइन. मोमेंट ऑफ लाइन. व्हाट डू यू मीन अबाउट मोमेंट ऑफ लाइन? मोमेंट ऑफ लाइन वह परपेंडिकुलर लेंथ होती है जो लाइन ऑफ फोर्स के जस्ट 90 डिग्री एंगल पे क्रिएट की जाती है. जैसे यहां पर लाइन ऑफ फोर्स इस डायरेक्शन में है तो इसके परपेंडिकुलर आपको बी एंड जनरेट करना पड़ेगा. इसलिए मैंने यहां पर बी एंड जनरेट किया है. क्लियर? सबसे पहले टॉर्क को टॉ डिनोट करते हैं, दैट इज फोर्स इनटू बी एन. बी एन यहां पर लाइन ऑफ फोर्स पर परपेंडिकुलर लेंथ है, दैट इज कॉल्ड एज मोमेंट ऑफ लाइन. और इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट है वो आपको टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है. तो आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नोट करनी है और इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में वैल्यूज को पुट करना है. तो पुट F is equal to QE from diagram and for BN फाइंड आउट करने के लिए आपको ट्राइंगल ABN लेना पड़ेगा. तो एंड फ्रॉम ट्राइंगल ABN यहां पर थीटा को कंसीडर करना है, प्लस 2a को इंक्लूड करना है और परपेंडिकुलर को भी लेना है. परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस किस में आता है बेटा? साइन थीटा में आता है. तो साइन थीटा इज इक्वल टू BN डिवाइड बाय AB. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BN? BN की वैल्यू हो जाएगी AB साइन थीटा. यहां पर BN को रिप्लेस करते हैं AB मीन्स 2a साइन थीटा. इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आप F की वैल्यू QE डिनोट करेंगे प्लस BN की वैल्यू 2a साइन थीटा डिनोट करेंगे. तो इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर आपको वैल्यू पुट करनी है. पुट इन इक्वेशन फर्स्ट. टो इज इक्वल टू QE इंटू 2a साइन थीटा. देखिए, यहां तक का पार्ट आप ऑलरेडी नोट कर चुके हैं. टॉर्क इज इक्वल टू अप्लाई फोर्स इंटू मोमेंट ऑफ लाइन. टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू BN. फोर्स की वैल्यू डायग्राम से लेनी है, BN आपको ट्राइंगल से फाइंड आउट करना है. तो इसको मैं यहां से क्लीन कर देता हूं. चलो, टो इज इक्वल टू QE. अब Q इंटू 2a उसको आप साइड में लीजिए. E साइन थीटा. बेटा Q इंटू 2a, Q इंटू 2a यहां पर डायपोल मोमेंट लिया गया है इसलिए ये P होगा. तो इज इक्वल टू PE साइन थीटा. क्या है आपके पास फर्स्ट फॉर्मूला? P साइन थीटा. ओके, AB साइन थीटा आपको A क्रॉस B से फाइंड आउट किया जाता है. जैसा कि लास्ट जो क्लास थी उसमें वेक्टर मल्टीप्लीकेशन, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट का डिस्कशन किया था. तो A डॉट भी बोले तो AB साइन थीटा और A क्रॉस भी बोले तो AB साइन थीटा.
तो यहां पर पी साइन थीटा के रिप्लेस कर देंगे अपन, टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू पी क्रॉस ई। नाउ वी कैन डिफाइन वैल्यू ऑफ टॉर्क in case of dipole. The vector multiplication of dipole moment with an uniform electric field is called as torque. Clear? तो यहां पर किसी भी पर्टिकुलर एक डाइपोल को रोटेट करने के लिए, रोटेटरी कंडीशन में लाने के लिए जो फोर्स लगाया गया है, उस फोर्स के बिहाफ पर आप टॉर्क को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो टॉर्क का फॉर्मूला आया है यहां पे पी साइन थीटा। अब जो P साइन थीटा है उससे आपने निकाला P क्रॉस E। देखिए ये फॉर्मूला वास्तव में इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल स्टार बोल सकते हैं इसे। P साइन थीटा आपको P E और थीटा देकर टॉर्क निकालना आना चाहिए, टॉर्क P E देके साइन थीटा से थीटा निकालना आना चाहिए, टॉर्क इलेक्ट्रिक फील्ड साइन थीटा या थीटा की वैल्यू देने के बाद आपको P निकालना आना चाहिए। इसलिए ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब यहां पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही बात कर रहे हैं कि आपको डायपोल को रोटेट करना है। तो नेक्स्ट कैलकुलेशन ऑफ वर्क रिगार्डिंग रोटेशन। देखिए हेडिंग है आपका कैलकुलेशन ऑफ वर्क। ठीक है बेटा, नोटबुक में ऐसे ही नोट करना है आपको जैसे यहां पे बताया जा रहा है। कैलकुलेशन ऑफ वर्क। सपोज ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक, और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने एक डाइपोल को लिया, ए बी डाइपोल, जिसे आप डिटरमाइन कर चुके हैं ऑलरेडी। ओके, यहां पर इस पे प्लस क्यू चार्ज है, इस पे माइनस क्यू चार्ज है, डाइपोल लेंथ आपके पास 2 है। दिस डाइपोल रोटेटिंग बिटवीन 2 एंगल फ्रॉम θ1 टू θ2 मीन्स आपके पास इसको रोटेशन शो करने के लिए 2 तरह के एंगल हैं। जैसे सपोज ये स्टार्ट हो रहा है θ1 से और θ2 तक, मतलब एक प्राइमरी कंडीशन आपने डाली है θ1 से θ2 तक। तो रोटेटरी फॉर्मेट के लिए बात करते हैं, जैसे कि लीनियर में आप F इज इक्वल टू एम ए लेते हो, क्या लेते हैं बेटा, और वर्क इज इक्वल टू लेते हो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर यही डिस्प्लेसमेंट पार्शियल फॉर्मेट में हो तो इसे आप लेंगे ds। तो ये मैंने जो नंबर ऑफ 3 फॉर्मूला यहां पे नोट करवाए हैं, दैट इज F इज इक्वल टू एम ए, W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एंड पार्शियल ऑर्डर ऑफ डिस्प्लेसमेंट हैव these conditions, then dw is equal to f into ds। यहां पे आप डिस्प्लेसमेंट को d से भी डिनोट कर सकते हैं, और सपोज s से डिनोट किया जा रहा है क्योंकि यहां पे नीचे ds लिया जा रहा है। तो s यहां पे कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट है और ds यहां पे पार्शियल ऑर्डर डिस्प्लेसमेंट है। अब देखिए रोटेटरी कंडीशन में यह फॉर्मूला टॉर्क से डिनोट होता है, ये वर्क डन होगा और ये पार्शियल वर्क डन होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, F इज इक्वल टू एम ए, नाउ टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। नाउ टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। क्या फाइंड आउट करेंगे बेटा, m यहां पे मास है, तो लीनियर फॉर्मेट के लिए उस मास के रिगार्डिंग आप किसको कैलकुलेट करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि इनर्शिया का जो मेजरमेंट किया जाता है वो किस क्वांटिटी के थ्रू किया जाता है, दैट इज ओनली बाय द हेल्प ऑफ मास। W टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो ये हो गया टो इंटू डी थीटा। देखिए जब आपको पार्शियल ऑर्डर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिटरमाइन करवाना है, पार्शियल ऑर्डर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो आपका फिर वर्क डन भी कैसा होगा,
पार्शियल होगा। क्लियर? और पार्शियल फॉर्मेट को जैसे मान लो DW, इसको कंप्लीटली फाइंड आउट करने के लिए आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो आपका जो नेक्स्ट वर्क डन है उसका टोटल फॉर्मूला क्या लग जाएगा बेटा? तो मल्टीप्लाई विद डी थीटा। तो स्टार्ट करते हैं टोटल वर्क डन, कैलकुलेट इन दिस फॉर्मेट। देखिए कैसे कैलकुलेट करना है आपको। वी नो दैट फॉर पार्शियल डिस्प्लेसमेंट डी थीटा, यहां पर पार्शियल ऑर्डर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा लिया है, तो ये DW बराबर हो जाएगा तो डॉट डी थीटा। मीन्स आपके पास जो वैल्यू ऑफ वर्क डन आ रही है वो पार्शियल ऑर्डर में है, तो आपको टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना है। टोटल वर्क W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ DW। जो टोटल वर्क डन है उसको रिप्लेस कीजिए तो डॉट डी थीटा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टॉर्क? यहां नोट करेंगे सर P sin थीटा। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टॉर्क? तो वर्क डन क्या हो जाएगा? W इज इक्वल टू P sin थीटा डॉट डी थीटा। ओके, जब यहां पर इंटीग्रेशन थीटा के रेफरेंस में किया गया है तो आपको लिमिट भी अप्लाई करनी है, और लिमिट कैसे अप्लाई होगी? θ1 से θ2। इट मीन्स θ1 से θ2। ओके, P को बाहर लीजिए जो कांस्टेंट क्वांटिटी है, लास्ट ऑर्डर में sin थीटा डी थीटा चलेगा। ये θ1 है और ये आपका θ2 है। नाउ आपको मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स जो लास्ट ईयर में पढ़ाई गई थी उसमें इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा को आप वैल्यू पुट करेंगे माइनस कॉस। तो ये PE माइनस कॉस थीटा, और लिमिट्स यहां पे अप्लाई करेंगे बेटा। तो PE माइनस कॉस थीटा, θ1 से θ2। ओके, अब आगे सॉल्व करते हैं। माइनस को आप बाहर लीजिए। देखिए W इज इक्वल टू माइनस PE cos थीटा दैट इज θ1 θ2 θ1। इसको सोल्व आउट कीजिए सर। माइनस PE cos θ2 माइनस cos θ1, माइनस को अंदर भेजिए। PE cos θ1 माइनस cos θ2। लीजिए, आपके पास जो फॉर्मेट आया है वह वर्क डन को कैलकुलेट करने के लिए है। मीन्स वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी। ये कॉन्सेप्ट आपको वर्क एनर्जी थ्योरम में पढ़ाया गया है। तो यहां पर भी ऐसा ही केस है कि पर्टिकुलर वन डायपोल, जैसे मान लो एक इलेक्ट्रिक डायपोल लिया जा रहा है, उस इलेक्ट्रिक डायपोल को जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करने के बाद रोटेटरी कंडीशन में लाते हो तो रोटेट होगा। जब ये रोटेट होगा तो यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को भी कैलकुलेट किया जा सकता है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का जो नेक्स्ट लेसन जो आपका चैप्टर नंबर 2 है उसमें इसी फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। ओके, तो कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन यहां पे कंप्लीट होता है। अब आपके पास केस 1 आ सकता है सर 0 डिग्री से 90 डिग्री, सेकंड केस आ सकता है 90 डिग्री से 180 डिग्री, थर्ड केस आ सकता है अगेन 0 डिग्री से 180 डिग्री। तो इसी फॉर्मेट में जब आप θ1 θ2 की वैल्यू प्लेस करेंगे तो वैल्यूएशन क्या आ रही है वो देखिए। इसी फॉर्मूले में आपको θ1 θ2 रिप्लेस करना है। तो देखिए θ1 0 डिग्री से जब आप θ2 90 डिग्री लेते हो, जैसे मान लो कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन यहाँ पे कैलकुलेट करवाया जा रहा है, तो θ1 0 डिग्री से θ2 90 डिग्री आप लेते हो, तो इस केस में जो वर्क डन आएगा बेटा वो ओनली क्या आएगा PE। क्या आएगा PE। जब आप θ1 90 डिग्री से
थीटा टू 180 डिग्री लेते हो तो इस केस में जो आपका वर्क डन आएगा वो क्या आएगा बेटा, पी आएगा। मीन्स 0 से 90 का पी और 90 से 180 का अगेन पी। तो नेक्स्ट केस जो आपके पास है, थीटा 1 इज इक्वल टू 0 डिग्री टू थीटा 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 0 से देखिए 0 से 90 दैट इज पी और 90 से 180 दैट इज पी। पी प्लस पी दैट इज 2p. So what is the complete work done in this rotation? 0 to 90 degree, that is work done P. 90 to 180 degree, that is work done P. And 0 to 180 degree, it means that is 2p. तो बच्चा गेम आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि अमाउंट ऑफ वर्क डन कैसे कैलकुलेट करना है, बिकॉज यहां पर क्या अप्लाई हो रहा है बेटा, रोटेशनल मोशन। ओके, चलो अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे लेके चलते हैं जो प्रीवियस लेक्चर का जो पार्ट है उस पर डिस्कस करते हैं। जैसे मान लो इलेक्ट्रिक डायपोल या फिर न्यूमेरिकल पी साइन थीटा वगैरह आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट थ्योरी है इलेक्ट्रिक डायपोल में। इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर क्या होता है, तो मैंने अभी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। टॉपिक नंबर 1 यहाँ पे। हेलो बच्चा गैंग, लेते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक, डायपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो यहां पर इसको डिस्क्राइब करने के लिए आपको सबसे पहले बाय पार्ट करना है। ओके, एक आपका जो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा वो इंक्रीजिंग ऑर्डर है और सेकंड आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर का आपके पास नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। जैसे मान लो ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक, और इसमें आपने डायपोल को रखा। ध्यान समझना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की मैं डायरेक्शन दे रहा हूं। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है कि इस साइड आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू कम है और इस साइड आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू ज्यादा है। इसका मतलब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। और आपने एक डायपोल रखा जिस डायपोल पर चार्ज प्लस क्यू यहां पर है और माइनस क्यू चार्ज यहां पर है। देखिए बेटा, प्लस क्यू पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो इसको आप क्या नाम देंगे सर, F1। और F1 की वैल्यू क्या होगी, QE। F1 की वैल्यू क्या होगी, QE। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मतलब इस पार्ट के अंदर बात करें तो इस पार्ट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू ज्यादा है। इसका मतलब F1 की वैल्यू ज्यादा है, फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज इज मोर। यहां पर इस पार्ट की बात करें तो इस पार्ट में माइनस क्यू रखा हुआ है और नेगेटिव चार्ज पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। इसका मतलब ये हो जाएगा आपके पास QE। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि सर आपने यहाँ पे F1 की वैल्यू QE रखा है और यहां पर भी आपने F2 की वैल्यू QE रखा है। यहां पर फर्स्ट केस में आपको यह बताना इंपॉर्टेंट है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर है। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू कम है। ओके, तो इसको आप E2 नोट कीजिए और इसको आप E1 नोट कीजिए और आप बोल सकते हैं सर E2 की वैल्यू E1 से कम है। क्या बोल सकते हो आप, E2 की वैल्यू E1 से कम है। इसका मतलब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम था, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। तो इस फॉर्मेट से आप ये भी समझ गए सर F1 की वैल्यू F2 से ज्यादा है। व्हाट इज द नेट फोर्स, बताइए। नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी सर, F1 माइनस F2। और कौन हावी रहेगा, इफेक्टिव रहेगा या हावी रहेगा सर, F1 ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। तो बताइए डायपोल किस डायरेक्शन में चलेगा, इस डायरेक्शन में चलेगा।
इसका मतलब आप इस केस में लिखेंगे डायपोल मूविंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, और लीनियर केस में मूव करेगा। कैसे मूव करेगा बेटा? लीनियरली मूव करेगा। ओके, इसका जस्ट अपोजिट पार्ट यहां पे लेते हैं। जस्ट अपोजिट पार्ट में आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर बनाना पड़ेगा। जैसे मान लो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर आपने E1 लिया, यहां पे आपने E2 लिया, मतलब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो E वेक्टर को कहां डिनोट करेंगे सर? यहां नोट करेंगे। बट E1 E2, अब सबसे पहले आपको क्या नोट करना है सर? डिक्रीजिंग ऑर्डर है, इसका मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या हुआ? डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब हुआ E2 की वैल्यू ज्यादा है, E1 की वैल्यू कम है। तो यहां पर फिर डायपोल करेंगे, y प्लस क्यू, y माइनस क्यू। देखिए इस डायरेक्शन का फोर्स F1 आएगा, इस डायरेक्शन का फोर्स F2 आएगा। यहां पर जब E2 लेस देन E1 था तो फोर्स F1 ज्यादा था, E2 इज ग्रेटर देन E1 है तो फोर्स F2 की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी। कैसे? F1 की वैल्यू है Q E1, F2 की वैल्यू है Q E2। E2 ऑलरेडी ज्यादा है तो इफेक्टिव कौन रहा? F2। इसका मतलब जो नेट फोर्स आपके पास आएगा वो आएगा F बराबर F2 माइनस F1। क्या आने वाला है बेटा? नेट फोर्स आपके पास आ रहा है F बराबर F2 माइनस F1। ओके, तो यहां पर डायपोल मूविंग, डायपोल मूव इन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड towards E2। इस डायरेक्शन में डायपोल मूव रहेगा। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल को रखने पर जो मेजर क्वांटिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज्यादा इफेक्टिव रहता है, और ये फॉर्मेट फोर्स पे डिपेंड करता है, क्योंकि F की वैल्यू कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करती है। तो फाइनली मेजर पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस पार्ट में इफेक्टिव रहेगा। ओके, तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का जो केस है ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो आपके पास इलेक्ट्रिक डायपोल से रिलेटेड है, तो उसको स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चा, चलिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को देखते हैं। आपके पास चार्ज वैल्यू गिवन है, चार्ज वैल्यू के साथ साथ पॉइंट भी गिवन है, ठीक है? ये सेंटीमीटर में है पॉइंट, अब वैल्यू क्या है वो देखिए। यहां पर दो चार्ज है Q A एंड QB। QA की वैल्यू प्लस 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 7 कूलम है, और QB की वैल्यू माइनस 2.5 10 टू द पावर ऑफ माइनस 7 कूलम है। चार्ज ए पॉजिटिव, चार्ज बी इज नेगेटिव। पॉइंट ए का जो कोऑर्डिनेट दिया गया है वो 0,0, माइनस 15 दिया गया है, और पॉइंट बी का जो कोऑर्डिनेट दिया गया है वो 0,0 प्लस 15 दिया गया है। नाउ इन दिस क्वेश्चन आपको डिटरमाइन करना है, ये आपको नोट्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन के अंदर क्या डिटरमाइन करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल डायपोल लेंथ, एंड सेकेंड डायपोल मोमेंट आपको डिटरमाइन करना है। तो यहां पर एक डायग्राम बनाएंगे, ठीक है? ये तो आपका एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट हो गया, और इस एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट से गुजरता हुआ एक्स जेड कोऑर्डिनेट ड्रॉ करेंगे, ठीक है? तो येलो लाइन को आपको यहां पर लेना है 0,0, 0,0 मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट यहां पे 0 है,
जेड कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट एंड ऑर्डर की बात करें तो ए और बी पॉइंट जेड कोऑर्डिनेट पे दिया गया है। सपोज यहां बाहर आते हुए पॉइंट्स को आप क्या लेंगे बेटा, पॉजिटिव, और अंदर जाते हुए पॉइंट्स को आप क्या लेंगे, नेगेटिव। तो ए पॉइंट आपका कहां होना चाहिए, यहां पे होना चाहिए, और सेम लेंथ का, सेम ऑर्डर लेंथ का आपका बी पॉइंट यहां पे होना चाहिए। ठीक है, मीन्स ये कोऑर्डिनेट जो आपका है ये प्लेन कोऑर्डिनेट एक्स एंड वाई दिया हुआ है, और इस प्लेन कोऑर्डिनेट के परपेंडिकुलर आपको जेड रिप्रेजेंट करना है। तो ए पर क्या रखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज, और बी पर क्या रखा हुआ है, नेगेटिव चार्ज। व्हाट इज द डायपोल लेंथ सर, 15 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, दैट इज डायपोल लेंथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों चार्ज के बीच का जो टोटल डिस्टेंस होता है वो यहां पर डायपोल लेंथ कहलाएगा, और आपको ये पहले डिटरमाइन करना है कि वास्तव में डायपोल था या नहीं। तो डायपोल कैसे चेक करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज देखेंगे, इक्वल है, देन पोलरिटी मेजरमेंट करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव है, इसका मतलब है डायपोल था। और यहां पर इन दोनों के बीच का गैप 30 सेंटीमीटर है। जीरो से मतलब ओ से बी अपन जाते हैं तो आपको 15 सेंटीमीटर का गैप मिलेगा, 15 सेंटीमीटर, एंड ओ से ए जाते हैं तो अगेन 15 सेंटीमीटर गैप मिलेगा। तो टोटल गैप इज 30 सेंटीमीटर, दैट इज डायपोल लेंथ। ओके, स्टार्ट करते हैं। 2a इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, और ये वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर -1 मीटर। नाउ डायपोल मोमेंट आपको कैलकुलेट करना है। डायपोल मोमेंट P बराबर होता है बेटा Q इंटू 2a। देखिए Q की वैल्यू मैग्नीट्यूड लेंगे 2.5 इंटू 10 की पावर -7 और इंटू 3 10 की पावर -1 कूलम इंटू मीटर, जो इसकी यूनिट्स होती है। देखिए बेटा 2.5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7.5। ओके, एंड लास्ट 10 की पावर -7 को 10 की पावर -8 करेंगे, ये हो जाएगा -8, ये कूलम मीटर। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। बस आपको क्वेश्चन को रीड आउट करना है, प्लस क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट है। तो क्वेश्चन को रीड करने के बाद दिमाग में गलतफहमी नहीं लानी है कि सर हमें ये नहीं आता, ये ऐसे हो जाएगा, ये वैसे हो जाएगा। ये चीजें आपको नहीं दोहरानी है, क्योंकि इस साल वैसे ही आपका बोर्ड क्लास है। ओके, तो ए और बी कंप्लीट है, क्यू ए क्यू बी की रिगार्डिंग आपने पी निकाल लिया। अब आपको मैंने बता रखा है कि डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो देखिए 7.5 इंटू 10 की पावर -8 कूलम मीटर, और ये आएगा आपका माइनस का के। माइनस का के क्यों लगाया, क्योंकि इस डायरेक्शन में जो जा रहा था वो आपका नेगेटिव जेड एक्सिस था, और मैंने नेगेटिव जेड कोऑर्डिनेट को यहां पर ही लिया है। ओके, द आंसर इज पी वेक्टर इज इक्वल टू 7.5 इंटू 10 की पावर -8 कूलम मीटर माइनस के। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 आप लेते हैं तो आपको एक HCl मॉलिक्यूल दिया गया। क्या दिया गया, HCl मॉलिक्यूल, जिसमें हाइड्रोजन एंड क्लोरीन आयंस अवेलेबल है, और दोनों आयंस के बीच का जो गैप दिया गया है वो दिया गया है बेटा 1.6 एंगस्ट्रॉम। क्या गिवन है, HCl मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोजन प्लस एंड क्लोरीन माइनस जो आयंस अवेलेबल है, उन आयंस के बीच का जो गैप दिया गया है वो 1.6 एंगस्ट्रॉम गिवन है। ओके, तो HCl और मॉलिक्यूल्स को अलग अलग करते हैं, हाइड्रोजन प्लस एंड Cl माइनस। देखिए यहां पर +1 अवेलेबल है और यहां पर -1 अवेलेबल है। इसका सिंपल मीनिंग क्या हुआ कि सर इससे एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला है और इसने एक इलेक्ट्रॉन को अंदर लिया है।
इसका मतलब चार्ज वैल्यू क्या होगी, चार्ज वैल्यू सिंपल होगी सर, इसके ऊपर प्लस ई होगा, इसके ऊपर माइनस ई होगा। ओके, इसका मतलब ये डायपोल क्रिएट कर चुका है, दैट इज प्लस ई और दैट इज माइनस ई, और दोनों के बीच का जो गैप है वो 1.6 एंगस्ट्रॉम है। हमेशा याद रखिए कि केवल HCl और NaCl दोनों के लिए लागू होगा ये वाला फॉर्म में, प्लस ई और माइनस ई फॉर HCl और NaCl, क्योंकि सिंगल आयन मॉलिक्यूल्स है जिनमें पॉजिटिव आयन सिंगल होगा और नेगेटिव आयन भी सिंगल होगा। HCl में हाइड्रोजन प्लस Cl माइनस आएगा और NaCl में Na प्लस और Cl माइनस आता है। तो सॉल्व करेंगे, डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करना है, तो P इज इक्वल टू क्यू गुणा 2a। यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो बेटा 2a देखिए, क्योंकि वैल्यू E की जो वैल्यू होती है वो 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम है। इसका मतलब 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू 1.6 एंगस्ट्रॉम, मतलब 10 की पावर माइनस 10 कूलम मीटर। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P? 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 29 कूलम मीटर। नाउ वैल्यू कंप्लीट 1.6 1.6 बात कीजिए, 16 का होल स्क्वायर क्या होता है 256, तो यहाँ पर 2.56 आ जाएगा माइनस 29 कूलम मीटर। ओके, तो ये क्वेश्चन HCl और NaCl के केस में पूछा गया है। HCl और NaCl में आपको पॉजिटिव चार्ज प्लस ही लेना है, नेगेटिव चार्ज माइनस ही लेना है। हाँ, इसी का एक क्वेश्चन है, इसका जो भाई है उसको यहाँ डिस्कस करते हैं। MgCl, तो HCl और NaCl में तो आपको प्लस ही लेना है और माइनस ही लेना है, ठीक है। ओके, अब MgCl2 को डिस्कस करते हैं। MgCl2 के जो आयंस बनेंगे वो बेटा Mg+2 और ट्वाइस Cl माइनस। तो यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्ज है, क्या है 2 पॉजिटिव चार्ज। तो +2 बैलेंस नंबर है, इसका मतलब 2 पॉजिटिव चार्ज हुआ, तो +2e ऑब्लिक -2e यहाँ पर चार्ज देंगे। डिस्टेंस जैसे इस क्वेश्चन में डिस्टेंस दी गई है, एज वेल एज डिस्टेंस आपको क्वेश्चन में दी जाएगी। तो MgCl2 का अगर क्वेश्चन आ जाता है तो +q को +2e नोट करें और -q को -2e नोट करेंगे, और HCl और NaCl का क्वेश्चन आ जाता है तो आपको +q को +e नोट करना है और -q को -e नोट करना है। तो यहाँ पर जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट केस दिया गया है उसके बिहाफ पे क्वेश्चंस इलेक्ट्रिक डायपोल के कंप्लीट होते हैं, और नेक्स्ट क्लास में आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया जाएगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह और इलेक्ट्रिक फ्लक्स वगैरह डिस्कस होगा। तो ये बेटा आपका चैप्टर नंबर 1 50% कंप्लीट हो चुका है, और लगभग जो 10 to 11 डेज में आपको कंप्लीटली करवाया, क्योंकि 8 डेज तो आपका वीडियो लेक्चर और 2 डेज आपका न्यूमेरिकल डेज, तो कंप्लीटली 10 डेज 50% चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू, आई होप अभी तक जो भी डिस्कशन किया है वो आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा, और जो भी डाउट्स है इंक्वायरीज रहती है आप वो पूछ सकते हैं।